सच्ची घटना पर आधारित कविता। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हम 10 भाई बहन हैं। नहीं, भगवान कसम 10 भाई बहन है। हम लोग उस जमाने के 10 भाई बहन हैं जब हमें अंग्रेजों से लड़ना था, देश को आजाद कराना था, तो 10 भाई बहन होना जरूरी था। आज हमारे यहाँ एक होता है या बहुत हो गए 2, क्योंकि आज गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। वो 10 भाई बहनों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो क्लीन शेव रहते थे वो। अच्छा, हमारे पिताजी की समस्या है कि 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी, मेरी हो ही नहीं रही थी। कोई ससुर आता ही नहीं था। बिल्कुल भगवान कसम, मेरी मम्मी सामने बैठी, कोई ससुर आता ही नहीं था। अच्छा, एक आया। अच्छा, मैं कोई लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। बिल्कुल लड़की भी नहीं था, किसी के साथ भाग जाता। जहां माँ बाप बांधते वहीं बंधना पड़ता। लड़कों के साथ बड़ी मजबूरी होती है। वो चाहे जितनों को भगाना चाहे, किसी को नहीं भगा सकते, और लड़की चाहे जितनों को भगाना चाहे, सब भाग जाते साथ में। यही अंतर है। तो कोई ससुर आते नहीं था। एक आया, मैं क्लीन शेव रहता था, आया, हमें देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। अच्छा, मैं बड़ा क्यूट और हैंडसम टाइप का लगता हूं देखने में, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोले, इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। हाँ, खुल के ताली बजाएगा, खुल के, खूब बढ़िया थे। तो तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, सुरेंद्र शर्मा जी और सरिता जी आए हुए थे। तो दोपहर का खाना खाने के लिए हमने अपने घर बुलाया। पिताजी बैठे, सुरेंद्र जी बैठे, सरिता जी बैठी। सरिता जी अंदर चली गई मदर वगैरह के पास, सुरेंद्र जी बैठे, ये भी सीरियस बैठते। देखिए, पिताजी भी मुंह लटकाए बैठे हुए, अब दोनों मुंह लटकाए बैठे हुए। फिर सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई साहब क्या बात, इतना दुखी क्यों हो? तो पिताजी बोले, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम यही नहीं समझ पा रहे थे, पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो सुरेंद्र जी बहुत विद्वान आदमी है, तो उन्होंने पिताजी से कहा, ऐसा करो भाई साहब, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई फंस जाए। नहीं, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ बिल्कुल है ही नहीं। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम पटेल साहब, हम निश्चिंत हो गए। हमने कहा, अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूं, तो हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, 82 छप गई थी। तो लेकिन प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से ये कविता तैयार हुई थी। एक बार खुल के तालियां बजाइए। मैं अपने जीवन की वो कविता आज समर्पित करना चाहता हूं। आदरणीय नेताजी ने इसी प्रांगण में, इधर स्टेज बना था, मेरे ख्याल से याद नहीं है, उसके बाद उन्होंने उस पर बोला था। ये कविता मैं सुना रहा हूं, मेरे जीवन की एक अच्छी कविता है, हास्य और व्यंग्य की कविता है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। देखिए, इससे समझ गए आप, क्योंकि जो शब्द समझ में आए वही हिंदी। तो टेंडर नोटिस में आ गया। अब मेरे बारे में निविदाएं आने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था, माल कितना पुराना है, जो ठेकेदारी करते हो जान जाएंगे। एक में था, माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरे में ठहाका चाहिए। तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है।
तीसरा पूछ रहा था, और चौथे में तो इतना अंबार लगा दीजिएगा आनंद का कि मजा आ जाए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कहां बेचे दे रहे थे, कहां किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप इशारा समझ गए मैं किस तरफ ले चल रहा हूं। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। मैं जिस समस्या और जिस त्रासदी को उठाना चाहता हूं वो आपके सामने रखता हूं, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से बहुत जल्द मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में, अब आपकी सहमति की अच्छी सी तालियां उठें, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। मुझे लोग स्माइल मैन कहते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं ये जो आपको हंसता मुस्कुराता, कविता की अंतिम 2 पंक्तियां, भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं, और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर।